सुनाई नहीं आ रहा तुम लोगों को? अच्छा, मैं क्या बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं जब बोल रही थी तो आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, है ना। इसी तरह से हमारे आसपास जब आप देखेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोलना नहीं आता है ना, जो बोल नहीं सकते। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता हो, आप अपनी बात बता रहे हैं तो वो सुन नहीं पा रहे ठीक से, है ना। इस तरह के भी कुछ बच्चे होते हैं। तो हम जो आज कविता पढ़ने वाले हैं उसमें भी ऐसा ही एक बच्चा है रतन, जो बोल नहीं सकता है, ठीक है। इस कविता के कवि है श्री कुंवर नारायण जी, ठीक है। तो जब वो बच्चे थे वो क्या करते थे, अपने आसपास के बच्चों के साथ खेलते थे। तो उनके साथ खेलने के लिए एक बच्चा भी आता था जिसका नाम था रतन। लेकिन रतन बाकी बच्चों से अलग था। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं पाता था। जैसे बाकी बच्चे आपस में बात करके खेलते वक्त एक दूसरे को अपनी बात बता सकते थे, वैसे रतन बता पाता था क्या? नहीं, रतन को बोलना नहीं आता था। इसीलिए वो बाकी बच्चों से अलग था और बाकी बच्चे उसको एक अजूबे की तरह देखते थे। तो ना बच्चे उसको समझ पाते थे और ना ही रतन उन्हें अपनी बात समझा पाता था। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती थी? रतन की माँ को, मतलब रतन की मम्मी को। क्योंकि वो जब देखती थी कि बाकी बच्चे इतने मजे से खेल रहे हैं लेकिन रतन अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पा रहा है, या बाकी बच्चे उसे कुछ बताना चाहते हैं तो वो कुछ कहना भी चाहता है तो बाकी बच्चे समझ नहीं पा रहे। तो इन सब बातों में सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा दुख किसको होता था? रतन की माँ को, है ना। तो ये जो कविता है इसका शीर्षक भी कवि ने क्या रखा है? एक माँ की बेबसी। बेबसी मतलब तकलीफ, लाचारी। मतलब एक माँ, एक मम्मी कितनी दुखी होती है जब उसका बच्चा बोल नहीं पाता या बाकी बच्चों से अलग होता है। लेकिन कवि जो है श्री कुंवर नारायण जी, उनको ये कविता जब बच्चे थे तो तब उनको उनकी मम्मी की फीलिंग्स, मतलब रतन की मम्मी की जो भावनाएं हैं वो समझ में नहीं आती थी। लेकिन अब जैसे जैसे वो बड़े हुए उसके बाद उनको समझ में आया कि रतन से भी ज्यादा तकलीफ में कौन था? उसकी मम्मी, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 68, एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद जब हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है और किसी मौके पर वो उभर कर आती है। कविता, कहानी सबके साथ ये होता है, इसीलिए हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में नहीं आ रही है या आ रही है। अगर उससे सिर्फ एक चित्र भी उभरता है तो कविता कामयाब है। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि जब हम कोई कविता या कहानी पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही बार में हमें समझ में आ जाए। कहानी तो हम समझ लेते हैं क्योंकि कहानी कैसे है? बातचीत की तरह लिखी होती है। लेकिन कविता में क्या होता है? कविता में चुने हुए शब्द होते हैं, पंक्तियां छोटी छोटी होती है, तो जरूरी नहीं है कि हमें एक ही बार में सारी कविता समझ में आ जाए। इसी तरह से ये जो कविता हम पढ़ने वाले हैं ये भी जरूरी नहीं कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। इसको आपको धीरे धीरे पढ़ना है, इसको महसूस करना है। और कविता की सफलता किसमें होती है कि हम अगर कविता पढ़ रहे हैं या बाद में भी कभी बरसों बाद वो कविता हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में कोई चित्र उभरता है क्या? जैसे इस कविता में अभी मैंने आपको बताया कि कवि अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और उसमें एक बच्चा, उनका एक और दोस्त आ जाता है जिसका नाम है रतन। तो जब हम कविता पढ़ेंगे तो अगर हमारे मन में ये चित्र उभर रहा है, आप आंखें बंद करेंगे और फिर सोचेंगे तो हाँ, कुछ बच्चे आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर उसमें एक बच्चा आता है रतन और वो भी उनके साथ खेलने लगता है और रतन की माँ पास में ही कहीं बैठी होती है और उनका खेल देख रही होती है। तो इस तरह से अगर कोई चित्र भी आपके मन में किसी कहानी को या किसी कविता को पढ़कर उभरता है तो क्या होगा? ये कविता या कहानी सफल हो जाती है। जैसे अगर हम पतंग की कोई कविता पढ़ रहे हैं और अगर हमारे मन में चित्र उभरता है पतंग का, या फिर तो हम किसी बगीचे का वर्णन पढ़ते हैं और वो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे मन में चित्र उभरने लगता है कि हाँ, एक बगीचा है, उसमें बहुत सारे फूल खिले हैं,
तितलियां हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, झूले हैं, अगर ये सारी बातें पढ़ते हुए हमारे मन में आती है, मन में हम एक कल्पना करने लगते हैं, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका क्या होता है, मतलब वो सफल हो जाता है हमारा पढ़ना, क्योंकि वो इमेज हमारे मन में हमेशा के लिए रहती है और अगली बार जब हम वही चीज पढ़ते हैं तो हमें वो सारी बातें याद आने लगती है। तो इसी तरह से अभी हम ये कविता पढ़ेंगे और उसे महसूस करने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 69 देखिए। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की तरह ही था, वह भी एक बच्चा। अब इन पंक्तियों में देखिए, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, अदृश्य मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता। अब देखिए बच्चे खेल रहे, तो बच्चों के साथ खेलने के लिए कौन से बच्चे उनके ग्रुप में शामिल होते हैं। जैसे अगर आप अपने घर के नीचे खेल रहे हैं तो आपके साथ खेलने कौन से बच्चे आएंगे, जो आपके पड़ोस में रहते हैं, है ना। कॉलोनी में अगर आप खेल रहे हैं तो बाहर के बच्चे आके आपको ज्वाइन करते हैं क्या, नहीं। इसीलिए वो जो रतन खेलने आ रहा था वो भी पड़ोस से ही आ रहा था, लेकिन बच्चों ने क्या कहा है, कवि ने क्या कहा है कि वो किसी अदृश्य पड़ोस से, ऐसे पड़ोस से आता था जो दिखाई नहीं देता था। अब इसका क्या मतलब हुआ कि रतन बोल नहीं पाता था, इसीलिए रतन को बच्चे ठीक से जानते नहीं थे, है ना। इसीलिए वो अदृश्य पड़ोस हो गया, मतलब एक ऐसे पड़ोस से जिसको हम ठीक से नहीं जानते हैं। वो निकल कर आता था खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। रतन भी हमारी तरह ही था, हमारे साथ खेलने आता था, लेकिन एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में वह हम बच्चों की तरह ही था, वह भी एक बच्चा। मतलब रतन हमारी तरह ही था, हम बच्चों की तरह ही था, देखने में बिल्कुल हमारे जैसा, लेकिन एक टूटे खिलौने की तरह था। अब टूटा हुआ खिलौना कैसा होता है, जैसे अगर आपके पास कोई गुड़िया है ना, अगर उसका कोई हाथ टूटा हुआ है तो वो उसके हाथ को हम हिला पाएंगे क्या, नहीं। वैसे ही अगर आपके पास कोई कार है, मतलब खिलौना है, कोई गाड़ी है, उसका पहिया टूट गया या उसका सामने का कोई पार्ट टूट गया, तो वो क्या हो गया, उसी तरह से काम कर पाएगी कि जिस तरह से पहले कर रही थी, नहीं। तो वैसे ही रतन भी कैसा है तो हमारी तरह, लेकिन टूटे खिलौने की तरह क्यों है, क्योंकि उसके शरीर का एक अंग है जो काम नहीं कर पाता हमारी तरह, मतलब वो बोल नहीं पाता है ना। जैसे बाकी बच्चे बहुत बोलते हैं, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो रतन वो नहीं कर पाता। इसीलिए रतन हमारी तरह है, लेकिन एक टूटे खिलौने की तरह हमसे थोड़ा सा अलग है। अगली पंक्ति देखिए। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। अब देखिए, वो हम बच्चों के लिए क्या था, एक अजूबा। अजूबा मतलब एक अजीब सी चीज, है ना। अजूबा मतलब विचित्र, एकदम अलग। अजूबा क्यों था, क्योंकि हमसे भिन्न था। अजूबा वो इसलिए था क्योंकि वो हमसे भिन्न था, अलग था। अब अलग क्यों था, क्योंकि हम सब बोल सकते थे और वो बोल नहीं पाता था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। अब ये जो रतन था हमेशा डरा हुआ रहता था, और हम भी उससे डरते थे। क्यों, क्योंकि हम वो क्यों डरता है ये समझ नहीं पाते थे, वो क्यों बात बात पे घबराता है ये हमें समझ में नहीं आता था, फिर हम भी डर जाते थे। इस तरह से रतन इसलिए घबराता था क्योंकि शायद वो अपनी बात नहीं बता पाता है बच्चों को, है ना। शायद खेलते वक्त उसे कुछ और भी करना होता है, लेकिन वो बच्चों को नहीं बता पाता है, इसीलिए वो हमेशा डरा हुआ रहता था कि मैं अपने दोस्तों को अपनी बात बता पाऊंगा या नहीं। और दोस्त इसलिए डरते थे कि पता नहीं रतन क्या कहना चाहता है, रतन कुछ और कहना चाहता होगा और हम नहीं समझ पाए। तो इसीलिए जब हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते या ठीक से अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, तो जो हमें समझा रहा है वो भी एक बेचैनी महसूस करता है, एक डर महसूस करता है कि पता नहीं मैं अपनी बात कह पाऊंगा या नहीं। और जो समझ रहा है वो भी मतलब डरता है कि पता नहीं उसकी बात मैं सही समझ रहा हूँ या नहीं। इस तरह से रतन हमेशा डरा हुआ रहता था, और उसे डरा हुआ देखकर बच्चे भी हमेशा डरे हुए रहते थे। हम उसकी घबराहटों को नहीं समझ पाते थे, न इशारों में कही उसकी बातों को। अब वो बोल नहीं पाता, इसीलिए वो इशारों में बात करता था, कोई संकेत, है ना, जैसे बुलाना है तो इधर आओ, है ना, इस तरह से वो इशारे करता था। तो हम तो उसकी घबराहट को भी नहीं समझ पाते थे और उसके इशारों को भी। बच्चे कहते हैं, कवि कहते हैं कि तो हम तो बच्चे थे, तो हम उसकी घबराहट को, वो क्यों डरता है ये भी नहीं समझ पाते थे, और वो इशारों में क्या कहना चाहता है ये भी हम ठीक से समझ नहीं पाते थे। हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों।
अब उसकी जो आंखें थी वो कैसी थी, भयभीत, मतलब डरी हुई, हमेशा वो डरा हुआ रहता था, उसकी आंखों में डर दिखता था और अंदर उसके क्या चलता रहता था, छटपटाहट। छटपटाहट मतलब बेचैनी। जब अपनी बात हम किसी को बता नहीं पाते तो हम बहुत बेचैन होने लगते हैं ना। मतलब रतन को कहना होता होगा कि हाँ अभी मेरी चांस है, मुझे खेलने दो, या अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये सारी बातें वो बोल पाता था क्या, नहीं। वो इशारों में बताने की कोशिश करता था लेकिन बच्चे नहीं समझते थे, तो वो छटपटाने लगता था, मतलब बेचैन होने लगता था, है ना। तो ये सारी बातें लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते थे, क्योंकि बच्चे भी उसी की उम्र के हैं, छोटे हैं। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जितनी भी देर रतन बच्चों के साथ खेलता था, उसकी मम्मी हमेशा उसके पास ही बैठी रहती थी और वो क्या करती थी, निहारती रहती उसका खेलना। वो जो खेलता था उसको निहारती थी। निहारना मतलब देखना, देखती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। अब कवि कहते हैं कि अब मैं जैसे जैसे बड़ा हो गया हूँ और जैसे जैसे अब मैं धीरे धीरे उन लोगों की भाषा समझने लगा हूँ जो अपनी बात को नहीं बता पाते, जो बोल नहीं पाते, है ना। तो अब मैं क्या समझने लगा हूँ कि याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। अब जब मैं समझने लगा हूँ कि जब कोई बोल नहीं पाता तो कितनी तकलीफ होती है, जब हम अपनी बात किसी को नहीं बता पाते तो कितनी तकलीफ होती है, तो मुझे सबसे ज़्यादा किसकी याद आ रही है, रतन की माँ की। और रतन की माँ की याद क्यों आ रही है, क्योंकि रतन तो बच्चा था, कवि भी बच्चे थे, तो बच्चे तो आपस में नहीं समझ पा रहे कि मतलब क्या चल रहा है, लेकिन उसकी मम्मी समझ पा रही थी कि बाकी सारे बच्चे जो नॉर्मल है, जो बिल्कुल अच्छे से हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, अपनी बात रख पाते हैं, लेकिन उनका रतन ऐसा था क्या, नहीं, वो अपनी बात नहीं बता पाता था। तो रतन से ज़्यादा परेशान, डरी हुई कौन रहती थी, उसकी माँ। और उसकी माँ क्यों डरती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो पता नहीं रतन ठीक से अपनी बात बता पाएगा या नहीं। अगर रतन गिर गया, उसे चोट लग गई या उसे कुछ चाहिए तो पता नहीं वो किसी को बता पाएगा नहीं। इसीलिए रतन से ज़्यादा उसकी माँ बेचैन रहती थी, बेबस रहती थी कि काश मेरा बेटा भी बोल पाता और सबकी तरह अपनी बात कह पाता। और अब कवि कहते हैं कि अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे याद आता है कि रतन तो बच्चा था, खुश होता था हमारे साथ खेलकर, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी कौन रहती थी हमेशा, उसकी माँ। अब जब मुझे उसकी माँ का वो चेहरा याद आता है बचपन वाला, तो मुझे याद आता है कि रतन की माँ की आंखों में भी एक तकलीफ थी, दुख था कि वो बाकी बच्चों से अलग है। तो इस तरह से इस कविता में हमने देखा है कि किस तरह सारे बच्चे, जब आप बचपन में होते हैं आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपसे कोई अलग है तो उसकी तकलीफ क्या होगी, लेकिन जब आप बड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, महसूस करेंगे आप कि जो हमसे थोड़े अलग होते हैं, जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते या ठीक से चल नहीं पाते, उनकी भी कुछ परेशानियां होती है, वो हमें ठीक से बता पाते हैं या नहीं। तो जैसे जैसे आप भी बड़े होने लगेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे आप भी समझने लगेंगे, तो आपको भी ये समझने की, महसूस करने की ज़रूरत है कि जो हमसे अलग है उसको हमारी मदद की ज़रूरत होती है, उसको भी हम साथ लेकर चले। ठीक है, अब हम देखते हैं इस कविता में आए हुए कुछ नए शब्द और उनके अर्थ। पहला शब्द क्या है, अदृश्य। अदृश्य मतलब गायब, जो दिखाई न दे। अजूबा, अजूबा मतलब विचित्र या आश्चर्यजनक। भिन्न, भिन्न मतलब अलग। इशारे मतलब संकेत। छटपटाहट, बेचैनी। निहारती रहती, निहारती रहती मतलब देखती रहती, निहारना मतलब देखना। झलकती, झलकती मतलब दिखती, है ना, उसकी आंखों में झलकती थी मतलब दिखाई देती थी। बेबसी, बेबसी मतलब लाचारी या दुख। बेहतर मतलब पहले से अच्छा। अगर दो चीजों को हम कंपेयर करेंगे, अब हम कहेंगे कि मैं पहले से बेहतर हो गया हूँ, तो पहले से अच्छा हो गया हूँ, है ना, तो बेहतर मतलब अच्छा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, घर पर ये कविता पढ़नी है और ये नए शब्द अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है।